बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, जुडिशल पैकेज, आइनी इस्लाहात, हर चीज़ चल रही है। उसके ऊपर अब आके थोड़ी क्लैरिटी आ रही है कि नंबर पूरा कैसे करेगी मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जो हुकूमत है कि नंबर पूरा कैसे करेगी। और उसके ऊपर आज एक नया शोशा छोड़ा गया कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 41 MNAs, 41 MNAs जो हैं उनको आज़ाद कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि अभी तक इलेक्शन कमीशन ने डायरेक्शन मांगी है सुप्रीम कोर्ट से कि उनको क्या कंसिडर किया जाए और उसके पीछे टेक्निकलिटी क्या है, क्या उनको आज़ाद कंसिडर किया जा सकता है, कल का क्या वो अगर वोट कर देते हैं तो डिफेक्शन क्लॉज उन पर लगेगी या नहीं लगेगी। इसके ऊपर बात करते हैं। वसीम मलिक साहब मेरे साथ मौजूद है। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। भाईजान, कहानी कर स्टार्ट करते हैं। 39 को आपने कहा जी नोटिफाई कर दिया हमने तहरीक इंसाफ के MNAs, और 41 को आपने कह दिया कि जनाब हमारे पास तंजीमी ढांचा नहीं है, हम इनको क्या मान के करें, कौन सी पार्टी से हैं, इसके ऊपर हमें ज़रा थोड़ा सा गाइड कर दें। सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन मांग ली, अब कहानी रुकी हुई कहाँ पे? ये सवाल बड़ा प्रोमिनेंट है, मगर इससे कबल ना मैं आपको एक थोड़ा सा रेफरेंस के लिए एक और ख़बर बताना चाहता हूँ। ओके। आईनी तरमीम, चीफ जस्टिस काजी फायज़ की एक्सटेंशन और दीगर मामलात में हमने देखा कि जो बजाते ख़ुद चीफ जस्टिस का कंडक्ट है वो इस मामले में बड़ा, मुझे लगा कि वो 12 जुलाई के फ़ैसले के बाद पैनिक कर गए हैं, फ्रस्ट्रेशन में हैं। और ये बात मैं नहीं कर रहा, आप कोई उनका जजमेंट, कोई कोर्ट रिपोर्टर, कोई उनकी जजमेंट, कोई उनकी बराह रास्त नशरियात देख लीजिए। हुआ कुछ यूँ कि अगर इन लोगों के ऊपर डिफेक्शन क्लॉज ना लगती तो चीफ जस्टिस काजी फायज़ी साहब 12 जुलाई के फैसले के बाद अचानक से उन्हें एक रिव्यू याद आ गया। और जो वो रिव्यू लगाने के लिए गर्मियों की छुट्टियों में ही खां थे। और वो रिव्यू था 63A की तशरीह का। और अगर 12 जुलाई के बाद अगर कोर्ट की एग्जैक्टली इंटरप्रिटेशन ही यही होती सुप्रीम कोर्ट की कि 41 आज़ाद हैं, तो वो अचानक से वो रिव्यू जो साल से पेंडिंग है, चीफ जस्टिस क्यों कहते हैं कि छुट्टियों में ही सुनना चाहिए? बिल्कुल ठीक है, पहली बात। अब दूसरी बात, हम आ जाते हैं इस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को अपने मुख्तसर हुक्मनामे में जो पैराग्राफ, जो 10 पैराग्राफ्स पर मुश्तमिल है, उसके पैराग्राफ 7 और 8 में तफसील बताई 39 और 41 की। सबसे पहले तो हमें यह समझना चाहिए कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 39 और 41 का कोई फिगर कोई अपनी इंटरप्रिटेशन से नहीं निकाला। उन्होंने सिंपली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रिकॉर्ड मांगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाबस्ता लोगों की कागजात नामजदगी का, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने बताया कि वो 80 में से 39 MNAs की पार्टी टिकट्स को तस्लीम कर चुका। ठीक है। लिहाजा पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने उनको नॉमिनेट कर दिया। हो गया वो उस पे। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाकी जो 41 इलेक्शन कमीशन के उस पे रिकॉर्ड के मुताबिक आज़ाद हैं, उनको हम देते हैं 15 दिन का टाइम। अब सुप्रीम कोर्ट की वर्डिंग इस मामले में बड़ी क्लियर है। आप पैराग्राफ नंबर 8 पढ़िए तो उसमें उन्होंने कहा कि इन लोगों को 15 दिन का वक्त दिया जाता है, ये अपने हल्फनामे जो हैं वो दें। और वो PTI का लफ्ज़ नहीं लिखा गया कि वो PTI को दें। आपने, वो कहते हैं कि जिस सियासी जमात से इंतखाब लड़ा और जिस सियासी जमात के आप रुकन हैं, आप आज हमें इलेक्शन कमीशन को वो हल्फनामे दें और ये कंसीडर्ड किया जाएगा। उनकी जजमेंट से ये लगता है कि ये इलेक्शन से पहले की सूरत हाल है। सुप्रीम कोर्ट से माजी में जा रही है गलती इलेक्शन कमीशन के दुरुस्त करने के लिए। तो आप जब ये अपने हल्फनामे दे देंगे तो उसके बाद वो जो पार्टी होगी, वो जमात उसकी फौरन से ही वो कर देगी कि ये हमारे लोग हैं, ऑन कर लेंगे। और जब वो जमात उस हवाले से जो कंफर्म करेगी, कंफर्मेशन जमा करवाएगी, तो फिर लिखा हुआ है, कहीं नहीं लिखा कि इलेक्शन कमीशन इन्हें PTI का डिक्लेयर करेगा। वहां पे लफ्ज है कि वो लोग PTI के या फलां सियासी जमात के तसव्वुर होंगे, जिस जमात का वो जमा करवाएंगे वो तसव्वुर होंगे। ठीक है। अब इलेक्शन कमीशन ने यहाँ से खुद साख्ता एक वजाहत मांग ली कि जी वो हमारे पास PTI का जमाती ढांचा मौजूद नहीं है, लिहाजा हम किससे तस्दीक करें, हमें वजाहत दी जाए। इस पे भी 2 से 3 बड़े जबरदस्त आर्गूमेंट हैं। पहला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग लड़े, उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए, पार्टी टिकट जमा करवाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट जहां 39 को PTI का मान रहा है, उसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन, वही बैरिस्टर गौहर के साइन है, वही उमर अयूब साहब के साइन। हाँ, आप PTI का तंजीमी ढांचा इलेक्शन से पहले मान रहे हैं, आल दो के आपने इलेक्शन से पहले, इलेक्शन कमीशन ने और सुप्रीम कोर्ट ने PTI का तंजीमी ढांचा उड़ा दिया था। उसके बावजूद भी आप मान रहे हैं। वो कहते सिर्फ बल्ले का निशान तक उड़ाया था, तंजीमी ढांचा। तो फिर 41 के मामले में क्या सूरत हाल है? एग्जैक्टली यहीं पे तो आके अब डिफेक्शन क्लॉज आ जाएगी ना, कि यहाँ पे जो बैकग्राउंड बना रहे थे, दैट वाज द रीजन, दैट वाज माय क्वेश्चन। उसके आगे भी एक बड़ी जबरदस्त कहानी है।
जब अच्छा इस पे भी मैं कहता हूँ किसी दिन ना बैठ के मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं कभी इसके ऊपर वीडियो करूंगा, लेकिन वो कहते हैं ना कि पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन हो गया, किस्सा पारंगना बन चुका। इस दुनिया में पूरे कुरार्ज में, बल्कि बनी नो इंसानी तारीख में 13 जनवरी के जजमेंट की जो सबसे बेहतरीन तशरीह कर सकता है वो खुद चीफ जस्टिस काजी फायजी से, क्योंकि उन्होंने लिखा वो शख्स मखसूस नशिस्तों के केस में बैठकर 2 दिन 2 मुख्तलिफ तशरीहें करता है और दोनों आपस में तजादात, उनमें तजाद कौन सी? एक तशरीह वो ये करते हैं पहले दिन जब हर तरफ से बौछार हो रही होती है कि 13 जनवरी का फैसला, पहले तशरीह वो ये कर देते हैं कि जो पीटीआई के लोग हैं उनसे अगर मैंने बल्ले का निशान एक जमात के तौर पर छीन लिया था तो जमात तो नहीं, वो मैंने जमात के तौर पर आपसे बल्ले का निशान छीन लिया था, आप क्या करते? 261 के 61 उम्मीदवार नेशनल असेंबली के और सैकड़ों सूबाई असेंबली के, आप जाते ईसीपी में और आप हमें कहते हैं कि इंडिपेंडेंटली हमें बल्ले का निशान दे दो। ओके। और फिर चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब अगले दफे में क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मैं इस बात पर श्योर हूं कि ईसीपी आपको बल्ले का निशान दे देता। हाँ। पहले दिन उनकी ये हालांकि कहानी ये है कि लाहौर की कुछ सीटों पे वो रैकेट जो छिक्का सा होता है वो एक को मिला, एमएनए को मिला, और जो उसके नीचे जो तहरीक इंसाफ का आज़ाद उम्मीदवार था उसने कहा यार ऊपर मेरे कैंडिडेट को मिला है मुझे भी दे दो, तो उनको नीचे तो वो नहीं दिया गया था भाई। मूली, गाजर, बैंगन, मतलब जो भी, ये पहली तशरीह थी। दूसरे दिन फिर हर तरफ से बौछाड़ हो रही थी 13 जनवरी की। फिर उन्होंने कहा कि जी मैंने वही आप वाली तशरीह कि मैंने एक जमात से सैंबल लिया था और उसका ये मतलब नहीं है कि वो सियासी जमात के लोग आज़ाद हो गए थे। पहले दिन कह रहे हैं कि आजाद हैसियत में जाओ बल्ला ले लो, दूसरे दिन कह रहे हैं कि तुम आजाद नहीं थे। मैंने सिर्फ निशान लिया था, पार्टी तो वहां पे तो पार्टी। अब मुझे ये बताएं कि इससे बेहतर इस तशरीह मैं कहां जाऊं इस दुनिया में, किससे मांगूं मैं ये तशरीह? कई साहब से ही मांगनी। तो बहरहाल ये एक हम टॉपिक से थोड़ा सा अलग हट गए थे। अब मामला ये है कि जो दूसरी और अहम तरीन बात, पीटीआई ने 3 मार्च को इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवा दिए। ठीक है। अगेन बैरिस्टर गौर चेयरमैन, उमर अयूब सेक्रेटरी जनरल, जो कि अब शायद तब्दील हो चुके हैं, वो सलमान अकरम राजा साहब सेक्रेटरी जनरल बन चुके। हाल दो कि वो मैटर अभी इलेक्शन कमीशन में पेंडिंग है, उन्होंने उसको तस्लीम नहीं किया, लेकिन प्रियर टू इलेक्शन मैं ये समझता हूँ कि एटलीस्ट कोई तंजीमी ढांचा है ना, इलेक्शन कराया, आपने कलदम भी नहीं किए तभी आपने। अच्छा, अब जो सबसे अहम मामला, आप इन 41 लोगों की हद तक कंफर्मेशन के लिए बैरिस्टर गोहर को और उमर अयूब को पीटीआई के अहदेदार ना मानकर तंजीमी ढांचा नहीं मानते। लेकिन इलेक्शन कमीशन जब पीटीआई से कम्युनिकेट करता है ऑफिशियल लेवल पे, तो वो इनको चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी ही एड्रेस करता है, लिखता है। और ये बात मैं किसी मफरूज़े की बुनियाद पे नहीं कह रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब से तो इनकी थोड़ी जो लीगल मामलात पर स्ट्रेटजी तब्दील हुई है, वो जो हमारे वकील हैं हामिद खान साहब, जब से उनको सेनेट में भेजा गया है तब से ये जो बागदौड़ है सलमान अकरम राजा साहब के हाथ में आई है। और इन्होंने लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं उज़ैर भंडारी साहब, बड़े ज़बरदस्त वकील हैं। उन्होंने जब से पीटीआई के कुछ मामलात में जहाँ जहाँ उन्होंने वो केसेस लड़े हैं तो उसमें हमें देखने को मिल रहा है कि पीटीआई को रिलीफ मिल रहा है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने जो वजाहत मांगी थी ना, उसका पैरावाइज जवाब दिया। और जहाँ पैरावाइज जवाब दिया वहाँ उन्होंने 11 से 12 इलेक्शन कमीशन की वही ऑफिशियल कम्युनिकेशन साथ लफ की है। ओके, कि हुजूर देखिए रिकॉर्ड का हिस्सा कि आपने एड्रेस किया कि हमें बनाया जा रहा है। तो इन सारी बुनियादों पे मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है, और बहुत सारे कानूनी माहिरीन हैं उनसे भी जब ये बात होती है तो वो ये कहते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन ने खुद से इंटरप्रिटेशन कर दी है डिले करने के लिए। ये 41 लोग आज़ाद नहीं है। और मैं आपको एक और बात भी बताऊँ, लोग तो कह रहे हैं कि 24 अक्टूबर तक वफाकी हुकूमत के पास वक्त है। मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ तब तक वफाकी हुकूमत के पास वक्त है। इन लोगों को चाहे आप अपने साथ मिलाकर पीटीआई के कुछ लोगों को आईनी तरमीम करना चाहते हैं, जब तक डिटेल जजमेंट नहीं आता। ओके, क्यों डिटेल जजमेंट आना है? 2 उस वक्त मुद्दे जो हैं वो रखे गए थे कि हम रिव्यू नहीं लगा सकते कमेटी में, कि डिटेल जजमेंट नहीं है और जजेस छुट्टियों पे हैं। जजेस वापस आ गए, डिटेल जजमेंट आनी है, डिटेल जजमेंट के बाद लगना है रिव्यू। और रिव्यू में जब उसी फुल कोर्ट ने, उसी बेंच ने बैठना है, वो जो गालिबन 12 रुकनी बेंच था, 13 रुकनी बेंच था, उस बेंच में आज भी अक्सरियत है। मैं ये बात सुप्रीम कोर्ट में कुछ इतलात, कुछ ऑब्जर्वेशन और बाकी मामलात भी आ रहे, कोई भी एक जज उन 8 जजों में से इधर उधर नहीं हुआ। यहाँ पे एक कहानी और, अगर ये कल को वोट कर देते हैं अमेंडमेंट के लिए तो डिफेक्शन क्लॉज लगेगी, इसका मतलब है। लेकिन फिर वो डिफेक्शन क्लॉज मुनहसर होगी जाके डिटेल जजमेंट पे। मैं उसी बात पे आता हूँ। अगर ये डिटेल जजमेंट पहले आ जाती है, एक तो उसमें से क्लैरिटी हो जाएगी। अगर उसमें भी क्लैरिटी नहीं होती और इलेक्शन कमीशन तब भी फैसले पर अमल दरामद नहीं करता,
तो मामला तो सारा आईनी तरमीम का है ना, उसके अलावा पीटीआई ने को गवर्नमेंट तो नहीं लेनी। पहले दिन या review- वो मखसूस जिस हाँ, पहले दिन वो रिव्यू लगता है और पहले दिन ही वो 8 जजेस बैठ के इन 41 को वोट करने से रोक देते हैं। ये कह देते हैं कि इनके ऊपर डिफेक्शन क्लॉज लगेगा, देन व्हाट? एक्सटेंशन बढ़ गई, बात तो वही है ना। एक्सटेंशन या जुडिशियल हाँ, पैकेज। अब भी मैं इसी मामले में मैं अक्सर मुख्तलिफ जगहों पे ये बात करते हुए कहता हूँ कि यार जब आप सिर्फ तोसी की बात करते हैं ना, मैं उसे भी अदलिया की आज़ादी के मुनाफी करार देता हूँ, क्योंकि उससे भी मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस, जजेस का टेन्योर और अदलिया में हर चीज़ मुदाखलत इफेक्ट होगी। इफेक्ट होता है। लेकिन जब आप कोई और इस्लाहात के नाम पर जजेस का पैनल इंट्रोड्यूस कराते हैं या किसी भी किस्म की कोई आईनी तरमीम, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पॉइंट्स पर वो सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन करार दे सकती है। एक तो यही 41 आज़ाद और पीटीआई, ये सबसे बड़ा इसमें टेक्निकल एरर, अदलिया की आज़ादी पे भी तो हमला और दूसरा अदलिया की आज़ादी, बुनियादी इंसानी हकूक अदलिया की आज़ादी से जुड़े हैं। तो इस सारे मामले में इलेक्शन कमीशन मनमानी तशरीह ज़रूर करेगा, लेकिन मैं बाकी सारी छोड़ें, मेरी लीगल अंडरस्टैंडिंग छोड़ें, कुछ जो सीनियर वकला हैं उनसे जो हमारी बात हुई उन्हें भी छोड़ें, अगर ये 41 वाकई आज़ाद होते तो चीफ जस्टिस काजी फायजी से किसी सूरत 63 वो बड़ी टेक्निकल बात की आपने, वो बड़ी टेक्निकल बात है कि तब वो रिव्यू लगना क्यों था, उसका इतना ज़रूरी क्या था वो। इवेंचुअली आपकी अंडरस्टैंडिंग जाते जाते मुझे ये बताइए कि काजी साहब की एक्सटेंशन हो रही है कि नहीं हो रही? आज तो मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उन लोगों को भी ये बात कहते सुना कि जो कहते थे ना कि काजी की एक्सटेंशन होगी, आज उन्होंने कहा कि काजी नहीं थे, मंसूर भी नहीं। ओके, मतलब अमीनुद्दीन खान वो इस हद तक मान गए कि काजी को एक्सटेंशन नहीं मिल रही। ओके, मेरा पहले दिन से मौक़िफ़ है कि काजी साहब को एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, लेकिन मैं अभी भी अपनी अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पर बगैर किसी खबर के ये इस अपने मौक़िफ़ पे कायम हूँ कि 26 अक्टूबर को मैं जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस पाकिस्तान देख रहा हूँ। ओके, और जब 2024 में वो आ रहे हैं, 2000 गालबन वो अक्टूबर के बाद नवंबर है, नवंबर 2027 में मैं जस्टिस मुनीब अख्तर को ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान देख रहा हूँ। जैसे चल रहा है ऐसे चलेगा, क्योंकि पहले तो ये आईनी तरमीम मुमकिन नहीं है, वरना रोज़ खबरें और फिर एजेंडा आता है तो उसमें कुछ नहीं होता। और दूसरा, अगर मुमकिन भी होगी तो मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट में बरकरार रहेगी, उड़ा देंगे उसमें आके इवेंचुअली। नाज़रीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं जिन पे अपनी क्लैरिटी के लिए और आपकी क्लैरिटी के लिए वसीम मलिक साहब को हम बार बार तहमत देते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।